आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेहनत सार। एक बार महादेव को दुनिया पर बहुत क्रोध आया। प्रण किया कि जब तक दुनिया सुधरेगी नहीं वह शंख नहीं बजाएंगे। महादेव शंख बजाए तो बरसात हो, अकाल पर अकाल पड़े, पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। दुनिया बहुत कल्पी, बहुत प्रायश्चित किया, पर महादेव टस से मस नहीं हुए। एक बार महादेव और पार्वती आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। क्या देखते हैं कैसे भयंकर सूखे में भी एक जाट खेत जोत रहा है। एडी से चोटी तक पसीने से सराबोर भोले बाबा के अचरज का पार न रहा। बरसात हुए तो जमाना हुआ, फिर ये खेत में क्या कर रहा है, इसका दिमाग तो नहीं चल गया। विमान से उतरकर चौधरी के पास गए, पूछा पगले क्यों बेकार मेहनत कर रहा है, सूखी धरती में पसीना बहाने से क्या लाभ, पानी का तो सपना भी दुर्लभ है। चौधरी बोला ठीक कहते हो, पर जोतना भूल न जाऊं, इसलिए हर साल खेत जोतता हूँ। जोतना भूल गया तो पानी बरसा न बरसा बराबर। बात महादेव को भी जची। सोचा अरसा हुआ मैंने भी शंख नहीं बजाया, कहीं बजाना भूल तो नहीं गया। वहीं खड़े खड़े जोर से शंख बजाया। चौफेर गठाएं घुमंडी, बादलों की गड़गड़ाहट आकाश में समा नहीं रही थी। बेसाब पानी बरसा हरे हरे। चौधरायन की चतुराई। सज्जनों, गवार का सपना। चार दिशाओं का मिलन असंभव है, पर चार जातियों के चार मित्रों में गाड़ी छनती थी। ब्यालू के बाद जिस दिन चारों की बैठक नहीं जमती, उस रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आती थी। जब तब एक दूसरे से खुराफाते या मस्करी किए बिना उनका खाना नहीं पचता था। चौधरी तो गांव का माना हुआ खुराफाती था। उसकी देख राजपूत बनिया और बाभन भी मौका मिलने पर छोटी मोटी खुरापात कर लेते थे। कभी मित्रों के दिलों में फर्क नहीं आया। पानी में जैसे पानी मिलता है वैसे ही फिर एक में एक हो जाते थे। कई देश लोग कोशिश कर के हार गए, पर उनकी मित्रता में कमी नहीं आई। गांव के दाने सयाने अचरज करते थे कि चार दिशाएं एक ठोर इकट्ठी हुई कैसे। अलग जाति, अलग मत, अलग स्वभाव और अलग संस्कार। एक बार चारों मित्रों ने पुष्कर के मेले में बैलों की चार जोड़ियां बेचने का इरादा किया। इसी बहाने पुष्कर के पवित्र जल में स्नान भी हो जाएगा। काम का काम और धर्म का धर्म। बनिए ने बाढ़ से पहले मेड़ बांधना उचित समझा। सोच विचार कहा दोस्ती अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह। घर नहीं चलता। यात्रा में खाने पीने का खर्च सब मिलकर उठाए तो एक पर भार नहीं पड़ेगा। बुरा मानने की बात नहीं है, मेरा कहा मानो तो दोनों वक्त चकाचक चूरमा खिलाऊंगा। मिर्च मसाले और अचार से यहाँ आते जलाते हैं वहीं बहुत हैं। अब के पुष्कर की यात्रा में चूरमे के ठाठ होने दो। गुड़ खांड का जिम्मा मेरा। चूरमा बनिए की कमजोरी थी, पर तीनों दोस्तों को रोज चूरमा खिलाना अरे नहीं पोसाता था, इसलिए पहले तरकीब सोची। राजपूत की खुराक अच्छी खासी थी, घर पर गायों भैंसों की कोई कमी नहीं। ऐसी यात्रा का साथ जाने पर कब हो सच्चे मन से बोला घी का जिम्मा मेरा। जाट कुछ कहता उससे पहले ही बाभन बोल पड़ा आटे और खाने बनाने का जिम्मा मेरा। तब जाट ने छाती ठोक कर कहा नमक और पानी का जिम्मा मेरा। तीनों ठट्टा कर हंसे। राजपूत हंसते ही बोला क्या उम्दा जिम्मेदारी ओढ़ी है। चौधरी ने हंसी को रोकते हुए कहा इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या होगी। नमक पानी के बिना तुम्हारे घी गुड़ धरे रह जाएंगे। सब चीज़ों का मोल पैसों से नहीं आंका जाता, खाने में तो स्वाद और तृप्ति ही बड़ी बात है। बनिए ने मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा तब ये जिम्मेदारी मुझे ओढ़ने दें। जाट ने कहा जिम्मेदारी ले लो सो ले ली, अब कुछ नहीं हो सकता है। मुंह से निकला बोला पराया। राजपूत ने बहस खत्म करते हुए कहा जिसने जो जिम्मा ले लिया सो ठीक है। नाज खाने से कम होता है पर खिलाने से बढ़ता है। सो खरीफ से निपट कर चारों मित्र बैलों की जोड़ियों लेकर मेले के लिए रवाना हुए। 10 कोस के बाद अच्छी सी प्याऊ देख कर वहाँ रात वासा करने का निश्चय किया। खाना बनाने का जिम्मा बामन का था ही। वहीं से सूखी टहने हिलाकर चूल्हा जलाया। प्याऊ में घड़े भरे हुए थे, सो चौधरी को पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। बामन ने बाजरे की रोटियां बनाकर चकाचक चूरमा बनाया। चारों ने भरपेट खाया, फिर भी चूरमा बच गया।
बचे हुए चूरमे को बामन ने 3 बड़े बड़े लड्डू बनाए। चौधरी ने कहा, लड्डुओं का तोल तो होता नहीं, 4 लड्डू होंगे तो सवेरे 1-1 लड्डू का कलेवा कर लेंगे। बामन बोला, फकत नमक के बदले इससे का हक जताना चाहता है। तू क्या समझता है, तेरी जितनी हमें अक्ल नहीं। जिसे रात को सबसे अच्छा सपना आएगा वही इन लड्डुओं का हकदार होगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, बाकी दोनों मित्रों को बामन की बातें जची, पर जाट ने शंका की सपने का क्या आए और न आए। बनिया उसकी नकल उतारते हुए बोला, लड्डुओं का क्या मिले और न मिले, एक दिन कलेवा नहीं करेगा तो मर थोड़े ही जाएंगे। चौधरी के पीछे हटते देखा तो राजपूत और बनिए का अंदर बामन की बात मान ली। अकेले चौधरी का बस नहीं चला, सपने का क्या पता चलता है, जैसा चाहेंगे घड़ लेंगे। दूसरे दिन चौधरी घड़ी दिन चढ़े भी नहीं उठा तो राजपूत ने उसे जगाने का सोचा। बने ने उसे टोका, ऐसा पागल पर मत करना, जगा दिया तो दुष्ट उल्टे गले पड़ जाएगा, आप ही उठने दो। राजपूत ने कहा, मुझे सपना ज़्यादा देर याद नहीं रहता कि तभी चौधरी ने उबास ली और आलस मरोड़ कर उठ बैठा। सबका अपना अपना सपना सुनाने की जल्दी थी। हर एक को ये पक्का भरोसा था कि उसका सपना सबसे अच्छा है। ये नई युक्ति बताने वाले बामन को अपना सपना सुनाने की सबसे ज़्यादा जल्दी थी। कहने लगे, महाभारत और रामायण लिखने वाले ब्राह्मण के सपनों के लड़ाई खोर परचूने और गवार के सपने क्या खाक मुकाबला करेंगे। बिना सुने ही लड्डू खाने की इजाज़त दे दो तो तुम्हारा बड़प्पन है, नहीं तो शर्त हार कर तो मानना ही है। बनिए ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बताए बिना पता कैसे चलेगा। तब बामन कहने लगा, शेषनाग की मणि मिलने पर मैं एक बावड़ी में उतरा, मणि का पर्स पाते पानी 2 फाड़ हो गया। थोड़ी देर में सीधा पाताल लोक पहुंचा। जमीन पर हीरे मोतियों की तह लगी हुई थी, सीने के पेड़ और सोने के पत्ते एक डाल पर बंधे। सूरज की किरणों को झूले पर नाग कन्या सखियों के संग झूल रही थी। मुझे देखते ही नाग कन्या मूर्छित हो गई। मूर्छा टूट पर उसने शेषनाग के पांव पकड़कर याचना की, मुझसे ब्याह नहीं किया तो वह हरी कणी खाकर मर जाएगी। इकलौती बेटी की बात शेषनाग को माननी ही पड़ी। धूमधाम से नाग कन्या के साथ मेरा ब्याह हुआ। बेशुमार हीरे मोतियों का ढेर लेकर मैं पाताल लोक को चलने लगी तो 1000 नगारू हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो पुण्यात्मा, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, मित्रों। पर एक साथ डंका पड़ा। उस जोरदार आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। बताओ कैसा सपना आया, अब तुम बेकार जीव को कष्ट दो तो तुम्हारी मर्जी। बनिए ने कहा, ये क्या खाक सपना है। सपना तो मुझे आया, आधी रात को दूध के सरोवर में तैर रहा था। आकाश से अप्सराओं का विमान आया। मेरे रूप का अप्सराओं पर ऐसा जादू हुआ कि चारों अप्सराएं मुझे वर्ण करने के लिए तकरार करने लगी। जब रार तकरार से कोई नतीजा नहीं निकला तो सब से छोटी अप्सरा ने सुझाव दिया कि इंद्र भगवान जो न्याय करे सो कबूल। वह अप्सरा चांद को भी 7 बार मात करे ऐसी सुंदर थी। चारों अप्सराओं के बीच बैठते ही विमान बिजली की गति से ऊपर उठा। इंद्र के अखाड़े का अब क्या बखान करूं, आहा बस देखते ही जाओ। उसका बखान सुनकर तुम्हें तो क्या किसी को भी विश्वास नहीं होगा। हिंगुल का आंगन, कुमकुम की दीवार, चांदनी की छत, केसर की नक्काकशी, हवा की पीड़े, 1000 अप्सराएं इंद्र भगवान के इर्द गिर्द नाच रही थी। मुझे देखकर इंद्र भगवान बहुत खुश हुए। आगे बढ़कर मेरी अगवानी की, बार बार गले लगाकर नेह दर्शाया। नाच के बाद चारों अप्सराओं ने मुझसे शादी करने की होड़ दर्शाई तो उन्होंने सबसे छोटी अप्सरा के हक में फैसला दिया। फिर तो धूप के नगारों की ऐसी धूम मची कि क्या बताऊं। छोटी अप्सरा के हाथ का कोमल और शीतल स्पर्श होते ही मेरी आँख खुल गई। आँख खुलने पर भी काफ़ी देर तक वह नज़ारा आँखों में ओझल नहीं हुआ। इतना अच्छा सपना देखने पर भी मैं शर्त नहीं जीतूंगी तो कौन जीतेगा। कहाँ इंद्र का अखाड़ा और कहाँ बेचारा पाताल लोक। राजपूत बोला, तुम दोनों से तो मेरा सपना कहीं बढ़कर है।
तुमने तो नाग कन्या और अप्सरा के पक्ष शादी की, पर मैं शादी के बाद चक्रवर्ती सम्राट भी बना। सपने के झूले पर झूलता हुआ मैं अचानक एक भीड़ के बीच जा गिरा। लोगों के उस जमघट में एक हथनी सूंड में माला लिए घूम रही थी। चारों ओर चक्कर लगाकर वह मेरे पास आई और मेरे गले में माला डाल दी। पहले से खड़े राव मुराऊ को ये नागवार गुजरा। दूसरी बार हथनी को घुमाया तो वही बात, और तीसरी बार घुमाया तो वही बात। मानो मेरे गले के अलावा दूसरा गला उसे पसंद ही नहीं था। आखिर राजव्यास के हाथ से मेरा राज तिलक हुआ। उस राज में सदियों से यही रिवाज था। राजा के स्वर्गवासी होने पर जिस बड़भागी के गले में हथनी माला डालने, वही नया राजा मेरे सम्मान में 51 तोहफे देगी। तीसरे दिन एक राजा की राजकुमारी से मेरा ब्याह हुआ, फिर 101 तोहफे दगी। सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तुम सारी उम्र कमाओ तो भी हीरे मोती जुड़ी मेरी एक जूती का मोल भी नहीं चुका सकते। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चौधरी ने तायज की, हाँ भाइयों, ये सपना तो सबसे अच्छा। मैं तो खुद मानता हूँ कि जैसा मैं गंवार वैसा ही ना कुछ मेरा सपना। गंवार को न तो झीनी बातें सूझती हैं, न उसको अनहोने सपने आते हैं। ये शर्त मैं हार गया, फिर सपना बताने में क्या तुक। तीनों ने हट किया। नहीं नहीं, हारो भले ही जीतो, सपना तो तुझे बताना ही पड़ेगा। ये तेरा बड़प्पन है जो तू अपनी हार कबूल कर रहा है। तुझे हमारी कसम, जैसा भी अच्छा बुरा सपना आया निसंकोच बता। भला हम बचपन के दोस्तों से कैसा दुराव। चौधरी सिर खुजाते हुए बोला, दुराव तो कुछ नहीं, फिर भी मेरा हाथ जोड़कर यही कहता हूँ कि ऐसा खराब सपना न सुनो तो अच्छा है। बामन ने कहा, अब ज़्यादा नखरे मत करो। एक से बढ़कर एक सपने देखने वाले तीनों मित्रों को लड्डुओं से भी ज़्यादा शर्त जीतने की खुशी थी। चौधरी के साथ लच्छन मधुम खूब हुई। लून पानी के बदले घी खांड में हिस्सा रखा। उसे दिखा दिखा कर तीनों एक एक लड्डू होले होले खाएंगे। ज़्यादा कोचा तो जाट कहने लगा, तुम तीनों दोस्तों के सपने सच हो जाएं तो कहना ही क्या। देखो, सच हो जाने पर मुझे भूलना मत। भूले कैसा ही मूड हूँ तो तुम्हारा लंगोटिया, ये नाग कन्या और अप्सराएं तो बहुत बाद में आई। चौधरी की ये भोली बात सुनकर तीनों मनी मन हंसे। चौधरी आगे कहने लगा, तुम तीनों चले गए तो बिना सिर का एक राक्षस यहाँ आया। राजपूत ने बीच में कहा, हम तो कहीं नहीं गए, यहीं तेरे पास सो रहे थे, तू डरा तो नहीं। चौधरी ने मुंह उतार कर कहा, बहुत डरा, जान बच गई, सो गनीमत समझो। इस वक्त एक जना तो पाताल लोक में नाग कन्या के साथ मजे कर रहा था। दूसरा छोटी अप्सरा के पीछे पागल हो रहा था, और तीसरा चक्रवर्ती राजा राजकुमारी के रूप में सुध बुध भूला हुआ था। हरामी राक्षस की मनचाई हुई टखनों तक लंबे हाथ, बालों की तरह पूरे शरीर पर बाल ही बाल, सर की ठोर, गले के बीचों बीच एक सींग, सीने में 3 बड़ी बड़ी आंखें। लाल सुख देखते ही मैं थरथर कांपने लगा। राक्षस डपट का उठ। मैं नहीं उठा तो कान पकड़कर उठाया। दुष्ट में बहुत ताकत थी, कान से जैसे अंगार छू गया। गले का सींग हिलाते हुए बोला, चुपचाप ये लड्डू खा ले। मैं तो बहुत गिड़गिड़ाया, पर वह नहीं माना। वैसे भी मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, पर राक्षस के डर के आगे कर ही क्या सकता था। बनिए ने मुंह बिचका कर कहा, गंवार ही रहेगा, हमें आवाज़ क्यों नहीं दी। 2-3 निश्वास और जाट ने कहा, बहुत आवाज़ दी। फिर ब्याह की धूमधाम, नगारों की गाज और तोपों की सलामी के बीच मेरी आवाज़ कौन सुनता। कांपते हुए और उबकाइयाँ खाते हुए जैसे तैसे एक लड्डू खाया। पेट भरा हो तो लड्डू कैसे खाया जाए, पर राक्षस का डर ऐसा वैसा नहीं होता। मैंने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी तो उसने मेरे मुंह पर कसकर ठोकर मारी। आंखें लाल पीली करते हुए बोला, ये लड्डू तो मुझे खाने ही पड़ेंगे। फिर क्या करता, तीनों लड्डू जबरन खाने पड़े। अभी तक पेट दर्द कर रहा है। बामन को अचरज हुआ, पेट दर्द कर रहा है, सपने में लड्डू खाए तब भी पेट दर्द कर रहा है। सचमुच खाने पर तो जाने क्या हाल होता। हाल तो बुरा ही होता है। अब तो मुझे लड्डू का नाम ही नहीं सुहाता। राजपूत ने कहा, अब तू ही फैसला कर दे, किसके सपने अच्छे हैं। चौधरी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे सपने में कोई दम नहीं। तुम तीनों के सपने एक एक से बढ़कर हैं। बामन ने कहा, हम तीनों एक एक लड्डू का कलेवा कर लें तो नाराज़ तो नहीं होगा। मैं नाराज़ क्यों होने लगा। भला बार बार निहोरे करोगे तब भी नहीं खाऊंगा।
बनिए ने खुश खुश कटोरदान खोला, कटोरदान एकदम खाली, अंदर चूरमे का एक भोरा भी नहीं। ससुरा चौधरी तो फिर खुराफात कर गया। अब कहीं तीनों को चौधरी के सपने का अर्थ समझ में आया। बारी बारी से तीनों के उतरे हुए मुंह देखते हुए चौधरी कहने लगा, मेरी तरह अगर तुम्हारे सपने भी सच हो जाएं तो मज़ा आ जाए, मैं तो खुशी से नाच नाच कर पागल हो जाऊँ। सब्सक्राइब की कदई बाढ़ ला दें।